बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए अब हम आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं रस। अंतिम आपका जो पाठ था संत रैदास का, हमने उसको पढ़ा दिया, उनके जीवन परिचय और उनके पद को। अब हमारे 9th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके जो पाठ्यक्रम में रस है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम रस के विभिन्न भागों को विस्तार से समझेंगे। फिर आपके जो पाठ्यक्रम में आधारित श्रृंगार रस और हास्य रस है, उसको विस्तार से समझा जाएगा बच्चों, और फिर उससे रिलेटिव प्रश्न प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो जाएगी। बच्चों, उद्देश्य है कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, आपके सामने सारे सिलेबस कंप्लीट प्रस्तुत हो जाए और आप चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझ जाएं, ताकि परीक्षा में आप एक भी अंक ना छोड़ें। तो आइए बच्चों, जुड़ जाइए इस चैनल से और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को बच्चों मैक्सिमम लोगों में शेयर करने का पूरा प्रयास बनाए रखिए। तो चलते हैं बच्चों, आपसे अब आगे बढ़ते हैं। लेकर आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व जिसमें रस है, और रस को हम पहले डिटेल समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं बच्चों। परिभाषा में यह है कि किसी नाटक को देखकर अथवा किसी वाक्य को पढ़कर उसका जो हमारे मन पर जो देर तक प्रभाव बना रहता है, उसे ही रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस को समझने तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद सन्निष्पत्ति ही। तो अर्थात विभाव अनुभाव, यहाँ पर भा बड़ा आ मात्रा होगा बच्चों। अनुभाव इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देख लीजिए। अनुभाव और व्यभिचारी भाव, और ये देखिए विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, डिटेल समझ लेते हैं क्या विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव को। तो व्यभिचारी भाव, यहाँ पर व्यभी होगा बच्चों, व्यभिचारी देखिए, व्यभी है ना, व्यभी ये भाव है, और व्यभिचारी इस तरह से यहाँ पर लिखा होगा। थोड़ा सा त्रुटि है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा हम और साफ लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, व्यभिचारी यहाँ पर लिख देते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। व्यभिचारी भाव, ये जो यहाँ पर त्रुटि है इसके लिए यहाँ पर लिख दिए बच्चों। तो कह रहे हैं व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव भी होता है। अब इसमें देख लेते हैं बच्चों अस्थाई भाव, जो कि हमारे परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें श्रृंगार रस और हास्य रस हमारे पाठ्यक्रम का, हमारे जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही दो है बच्चों, श्रृंगार रस और हास्य रस। तो उसको जानने से पहले बच्चों हम रस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अस्थाई भाव में देखिए बच्चों, वह भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव बना रहता है, उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव ही रस होता है। और आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और आचार्य द्रोहिण ने रसों की संख्या 9 मानी। आपके परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 8 है यही। अब देखिए बच्चों, हम रस के अस्थाई भाव रस और उनके अस्थाई भाव को समझ लेते हैं। तो ये हास्य रस है और इसका अस्थाई भाव रति और प्रेम होगा। श्रृंगार रस और हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों हास होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आप बताएंगे हास, या पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो आप बताएंगे रति या प्रेम। और साथ ही साथ और भी रस को देख लेते हैं कि करुण रस, तो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक या करुण है। वीर रस का उत्साह है बच्चों। और आपके परीक्षा की दृष्टि से बच्चों हास्य रस नहीं, क्षमा करें हमको, ये श्रृंगार रस और ये वीर रस है। क्लास 9th के बच्चे, हमारे जो क्लास 9th के बच्चों हैं बच्चों, तो वो उनके लिए ये क्या है, श्रृंगार रस और वीर रस है, आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रृंगार रस ये और वीर रस, यही आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम डिटेल सभी रसों को देख लेते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। बीभत्स रस का जुगुप्सा है या घृणा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है बच्चों। या भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अब आइए बच्चों, विभाव को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए गा लिखा हुआ, तो इसको आप वा बना लीजिए, वा। तो चलिए अब हम विभाव को समझ लेते हैं। किसी काव्य नाटक के नायक या नायिका को
विभाव कहते हैं। चीज़ों को समझिए बच्चों, किसी काव्य, कोई काव्य हो या कोई नाटक हो, उसमें जो नायक या नायिका होते हैं बच्चों, उसी को ही विभाव कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में आप समझिए कि जिसके सहारे कोई भी कहानी आगे बढ़ती है उसे ही विभाव कहते हैं। तो किसके सहारे कहानी आगे बढ़ती है? नायक या नायिका है या कोई कथा वस्तु है। तो अब देखिए बच्चों, ये जो विभाव है आपका दो प्रकार से है। विभाव, ये जो विभाव है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन ये जो बच्चों आलम्बन विभाव है, इसका अपना दो भाग हो जाता है, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन। अब विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन को हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। जिसके कारण अस्थाई भाव जगे। समझिए बच्चों, विषय आलम्बन किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के कारण हमारे मन में अस्थाई भाव जगता है उसे विषय आलम्बन। और जिसके हृदय में, वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे, वो आश्रय आलम्बन है। फिर से समझिए, विषय आलम्बन वो आलम्बन है जिसके कारण मेरे मन में, हमारे सबके मन में अस्थाई भाव जगता है, वो विषय आलम्बन हो गया। आश्रय आलम्बन है बच्चों जिसके हृदय में, अर्थात हमारे हृदय में अगर अस्थाई भाव जगता है, समझ लीजिए जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, तो अब कैसा भाव हमारे मन में जगेगा? हास्य भाव जगेगा, है ना। किसके कारण जगा? जिसके कारण, तो कपिल शर्मा शो के कारण। और किसके हृदय में? तो हमारे हृदय में। हम देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, तो हमारे हृदय में अस्थाई भाव हास्य का जगेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, जिसके कारण अर्थात कपिल शर्मा शो देखने के कारण हमारे हृदय में हास्य रस का स्थायी भाव जगा। हम किसके हृदय में? तो हमारे हृदय में। तो कपिल शर्मा शो आपका विषय आलम्बन हो गया और हमारे हृदय में अस्थायी भाव जगा, इसलिए हम लोग आश्रय आलम्बन हो गए। या जो भी व्यक्ति देखता है कपिल शर्मा शो, वो आश्रय आलम्बन हो गया। विश्वास से चीजें आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अब विभाव को हमने समझ लिया, अब डिटेल अनुभाव को समझ लेते हैं। क्योंकि बच्चों, जब विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव ये सब नहीं समझ पाएंगे जब तक, तब तक रस को नहीं समझा जा सकता है। और आपके पाठ्यक्रम में दो रस है, श्रृंगार रस और वीर रस। तो इसको आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए हमने डिटेल से समझाना, पढ़ाना उचित समझा। तो देखिए बच्चों, अनुभाव में पहले तो आते हैं नायक नायिका के मन में जब प्रेम उत्पन्न होता है। अनुभाव क्या है समझते हैं कि जब नायक नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम को वे दोनों आपस में अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात एक दूसरे से कहते हैं, तो उसे ही अनुभाव कहा जाता है। अर्थात जब नायक नायिका अपने मन के भावों को एक दूसरे से अभिव्यक्त करते हैं, कहते हैं, तो उसे ही अनुभाव कहते हैं। या विभाव अपने मन में जगे भाव को जब व्यक्त करते हैं तो उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव कौन है? अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये देख लीजिए। विभाव कौन है? नायक और नायिका। कोई भी नायक या नायिका क्या है? विभाव है। विभाव की परिभाषा आपने पढ़ा। या जिसके सहारे कोई कहानी आगे बढ़े, ये भी आपने देखा कि वो व्यक्ति या वस्तु जिसके सहारे कोई कहानी आगे बढ़ती है, तो वही विभाव है। तो इसीलिए यहाँ पर परिभाषा विभाव, अनुभाव क्या है बच्चों? यही जो नायक नायिका है, इनके मन में जो प्रेम है, जब ये अभिव्यक्त करते हैं अर्थात कहते हैं, तो वही अनुभाव हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि विभाव अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु है अपने मन में कोई भाव जगे और उसको व्यक्त करे, एक दूसरे से कहे, तो वही अनुभाव है। विश्वास है बच्चों चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब आइए संचारी भाव को देख लेते हैं। हमने देखा अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव को देखा। अब बच्चों आइए देखते हैं संचारी भाव, या इसे ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं वह भाव। वह भाव जिनका हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं रहता, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते, बहुत कम समय के लिए, बल्कि वे आते जाते रहते हैं, वही संचारी भाव बच्चों। और इन भाव, हिंदी में संचारी भावों की संख्या कुल मिला के 33 है। ये बात सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। अब आइए बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? श्रृंगार रस और वीर रस। इसके बारे में डिटेल समझते हैं। तो आप समझ लेते हैं बच्चों कि ऊपर कई रसों के नाम बताए जा चुके हैं, जैसा कि हमने आपको डिटेल समझा दिया है। और उसमें से पाठ्यक्रमानुसार श्रृंगार रस जो कि आपके पाठ्यक्रम में है बच्चों, और वीर रस की कुछ आवश्यक बातें नीचे लिखी जा चुकी है, जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो श्रृंगार रस को सबसे पहला है बच्चों हमारा श्रृंगार रस, जिसको समझते हैं।
प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव या रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। कह रहे हैं बच्चों, ये रति नामक जो अस्थाई भाव, रति क्या है? अस्थाई भाव किसका? श्रृंगार रस का। अब विभाव अर्थात नायक नायिका से, अनुभाव अर्थात आपस में जो अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, और संचारी भाव जो कि आता जाता रहता, कोई भाव आया गया, कभी हंसी आ गई फिर चली गई, कोई गुस्सा आ गया फिर खत्म हो गया, कहीं किसी से प्रेम की भावना आ गई फिर चली गई, कहीं कुछ डर आ गया फिर चला गया, ये असंचारी भाव है, आता जाता रहता है। ये जब मिलते हैं तब बच्चों श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। प्रेम अथवा रति के सुख दुख की अनुभूति अर्थात जो प्रेम है या रति है उसमें जो सुख दुख है, उसी अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस बच्चों दो प्रकार हैं, अर्थात एक सुख का है और एक दुख का है। अब सुख वाले को क्या कहते हैं, दुख वाले को क्या कहते हैं, समझ लेते हैं बच्चों। जो सुख होता है उसको संयोग श्रृंगार और जो दुख होता है उसको वियोग श्रृंगार अर्थात या विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। जिस रचना में, समझिए बच्चों, जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार हो जाता है, और जहां इनके वियोग या विरह का वर्णन होता है वहां विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इससे उदाहरण हम देख लेते हैं। विश्वास है बच्चों आपने श्रृंगार रस को भलीभांति समझ लिया। अब देखते हैं इसके उदाहरण को। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है बच्चों, लता ओट तब सखीन लखाएं। लता के ओट में जब सखीन ने लखाया, सखियों को मिला, श्यामल और किशोर सुहाए। जब लता सखियों ने देखा कि श्यामल और गौर किशोर सुहाए कहाँ? लता के ओट में, लताओं के ओट में। तो ये क्या हो गया? संयोग श्रृंगार अर्थात कोई मिल रहा है लताओं के ओट में। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निध पहचाने। यहाँ पर देखिए बच्चों, देख रूप लोचन ललचाने अर्थात रूप को देखकर जो नयन है, लोचन अर्थात नयन, ललचाने लगे। हर से प्रसन्न हो गए, जन जैसे निज स्वयं के निधि पहचाने, अपने ही स्वयं के निधि को पहचान गए, ऐसे प्रसन्न हो गए। अपना ही कोई है जिसे पहचान गए और प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर संयोग, आप देख रहे संयोग श्रृंगार है। यहाँ पर बच्चों स्पष्टीकरण में समझ लीजिए कि यहाँ पर रति भाव की आश्रय है कौन? सीता जी। और आलंबन कौन है? राम जी हैं। उद्दीपन कौन है? लता मंडप आदि, जो यहाँ का लताएं हैं, फूल पाती हैं, वहाँ पर जो मंडप है। राम का मोहक रूप तथा लोचनों का ललचाना, ये जो क्या है बच्चों? आपलक दृष्टि से देखना सीता माता का, वही आदि, ये सब क्या है? अनुभव है। अर्थात व्यक्त कर रहे हैं क्या चीज? अपनी भावनाओं को। तो कैसे व्यक्त कर रहे हैं? अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपलक एक टक देख रहे हैं, तो ये हो गया अनुभव। अभिलाषा मतलब इच्छा, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी आदि सब संचारी भाव के उदाहरण है बच्चों। इस प्रकार रति अस्थाई भाव के जागृत होने से श्रृंगार, समझिए बच्चों, जो रति है, रति अस्थाई भाव है, अगर ये मन में जागता है तो इसे श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो रही है, अर्थात श्रृंगार रस आप कह सकते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या है? वियोग श्रृंगार को देखते हैं। हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता वर्गनयनी। बच्चों यहाँ पर तो आपने देखा कि जब सीता जी और श्री राम जी मिलते हैं फूल के ओट के लताओं में, तब एक दूसरे को देखते हैं। और श्यामल और गौर अर्थात श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों को देखते हैं। और उसके बाद में जब क्या होता है? स्वयंवर होता है, विवाह होता है, तो उस समय का समय दिखाया गया है, दर्शाया गया। उसके बाद जब बच्चों सीता जी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो उस समय का दिखाया गया अर्थात वियोग में। तो वियोग में जब सीता जी का हरण हो जाता है तब श्री राम जी क्या कहते हैं? चारों तरफ ढूंढते हैं और कहते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग, क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा? तो यहाँ पर श्रेणी होगा बच्चों, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं गलत है, आप इसको श्रेणी लिख दीजिएगा, सामने नीचे रा लगा के और ना पर बड़ी की मात्रा। तो क्या देखी तुमने सीता मृगनयनी, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है।
अब आइए बच्चों, हम आपके जो पाठ्यक्रम में दूसरा है क्या, वीर रस। आपने देखा श्रृंगार, इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपकी जो डाउट होंगे कुछ मन में, तो वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। देखिए, युद्ध